हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपको बी फार्म सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और आज की हमारी टॉपिक जो होने वाली है वह रहेगी एनर्जी रिच कंपाउंड्स। एंड इसी में आपका आता है CAMP एंड ATP। ये टोटल डाउट आज आपका क्लियर हुआ। उसके बाद हम यूनिट नंबर सेकंड पे जल्द ही आने वाले हैं। यह आज हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का लास्ट लेक्चर होने वाला है। मैं आपको सिलेबस से इंट्रो करा दूं बायोकेमिस्ट्री का। यह आपका सिलेबस है बायोकेमिस्ट्री का, और इसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल्स ऑलरेडी कवर कर चुके थे। अब हम बात करेंगे बायो एनर्जेटिक्स का। बायो एनर्जेटिक्स में हमारे टोटल लेक्चर कवर हो चुके थे। बचा था आज हमारा लास्ट लेक्चर एनर्जी रिच कंपाउंड वाला, ये भी आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आज आपको समझाने वाला हूं। और आप लोग क्या करेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमसे रिलेटेड सारी चीजें आपको मिलती रहे। मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं एनर्जी रिच कंपाउंड्स का। जैसा कि आप सभी को ये नाम जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स आया है वहीं से क्लियर हुआ होगा कि हम किस मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस की बात करने वाले हैं। तो हम लोग उस मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस या कंपाउंड्स की बात करेंगे जिस मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस के अंदर भर भर के एनर्जी पाई जाएंगी, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स। ओके, अब देखो क्या है एनर्जी रिच कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। ये एनर्जी रिच कंपाउंड जो एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपने अंदर ढेर सारी एनर्जी को कलेक्ट करके रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड। मींस एनर्जी रिच कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स दैट स्टोर ए लॉट ऑफ एनर्जी। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अपने अंदर ढेर सारी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो दिस एनर्जी कैन बी क्विकली रिलीज्ड एंड यूज्ड बाय सेल टू डू वर्क। और जो यह एनर्जी है वह फटाक से रिलीज होती है और हमारे जो सेल होते हैं वह तुरंत उसको यूज कर लेते हैं अपना वर्क करने के लिए। और वह वर्क जो होता है, जैसे मूवमेंट है, ग्रोथ है, रिपेयर है, हमारे बॉडी में ये सारी चीजें लगभग देखा जाए तो हमेशा चलती रहती हैं। तो ये जो भी प्रोसेस चलती हैं उसको चाहिए, ये प्रोसेस चलाने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। तो वो एनर्जी मतलब कुछ हमारे बॉडी के अंदर ऐसे मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे सेल को। और सेल क्या है, लगातार वर्क करता रहता है, मूवमेंट, ग्रोथ, रिपेयर, सारी चीजें हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए हमारा सेल लगातार वर्क करता रहता है। ठीक है, अब एनर्जी रिच कंपाउंड के एग्जाम्पल क्या होते हैं, मीन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड की बात हम लोग कर लेते हैं। अब तक तो हम लोग क्या है एनर्जी रिच कंपाउंड क्या होते हैं उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि फर्स्ट हमारा होता है ATP, सेकंड हमारा होता है GTP, थर्ड हमारा है एसिटिल कोएंजाइम A, फोर्थ क्या है क्रिएटिनिन फास्फेट। अब देखो क्रिएटिनिन फास्फेट का आप लोगों ने पाउडर वगैरह तो देखा होगा ना, तो वह क्या है, वो विटामिन पाउडर, प्रोटीन पाउडर सभी लोग बोलते हैं। तो क्या है, वो भी क्या है एक मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें एनर्जी भर भर के पाई जाती है। अब देखो ATP की सबसे पहले बात करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको हम लोग एनर्जी की करेंसी भी बोलते हैं। अभी मैं आगे आपका डाउट क्लियर करूंगा कि इसे क्यों बोला जाता है एनर्जी की करेंसी। ओके, अब देखो सेकंड क्या हमारा आता है वह है GTP, मतलब गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब थर्ड हमारा क्या है एसिटिल कोएंजाइम है, एंड फोर्थ क्या है क्रिएटिनिन फास्फेट है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है कि भाई एनर्जी रिच कंपाउंड क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ के जाना है, एग्जाम में यह आ सकता है। ओके, अब देखो क्या है एनर्जी रिच कंपाउंड्स कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 मेन टाइप्स। ये जो एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं इनको क्लासीफाई किया गया है 3 मेन टाइप्स, मतलब 3 टाइप्स में इसको मेन जो है क्लासीफाई किया गया है। पहला जो हमारा आता है फास्फोरिलेटेड कंपाउंड होता है, दूसरा जो है थायोस्टेट्स होता है, और तीसरा जो है रिड्यूस कोएंजाइम होता है। अब फास्फोरिलेटेड कंपाउंड में बात करें जो अपने साथ फास्फेट ग्रुप रखते हैं। थायोस्टर में क्या है, दीज हैव हाई एनर्जी सल्फर बॉन्ड, इनके पास क्या है सल्फर बॉन्ड रहेंगे हाई एनर्जी के साथ, और इनके साथ क्या है एनर्जी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब देखो फास्फोरिलेटेड कंपाउंड में हमारा एग्जांपल आता है ATP, GTP और क्रिएटिनिन P, एंड थायोस्टर में हमारा आता है एसिटिल कोएंजाइम और सक्सिनिल कोएंजाइम। देन थर्ड में रिड्यूस कोएंजाइम में हमारा आता है एग्जांपल NADH है, FADH2 है और NADPH है। ये सब हमारे रिड्यूस कोएंजाइम के एग्जांपल है। बाकी ये 3 मेन टाइप से जो इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, यही 3 मेन टाइप होता है। अब हम लोग बात करें ATP का, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह हो जाता है, और यह बार बार पूछता है, या तो 7 नंबर में पूछेगा या तो 2 मार्क्स में, तो 100% यह क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी अगर 7 मार्क्स में पूछेगा तो CAMP एंड ATP दोनों को कंबाइन करके तब जाके यह 7 मार्क्स में आपका पूछता है। अब ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की हम बात करें तो इट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन। यह क्या है एनर्जी का मोस्ट कॉमन सोर्स होता है
जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन में इसका यूज किया जाता है और हम लोग इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि करेंसी ऑफ एनर्जी के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर देखो, ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रक्चर कोई समझा दे और आपके दिमाग में सेट हो जाए, ये नहीं होता है। स्ट्रक्चर बार बार हम यही बताते हैं आपसे कि अपने कॉपी में, नोटबुक में 3-4 बार, 5 बार, 10 बार बनाओ, जब तक आपके माइंड में यह सेटअप ना हो जाए। देखो मैं इतना यहाँ पे बता दे रहा हूं कि इसमें एक एडेनिन ग्रुप है और एक राइबोज शुगर वाला है और 3 फास्फेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। 3 फास्फेट ग्रुप यहाँ पे आपको 3 दिख रहा होगा, ये 3 फास्फेट ग्रुप है। बाकी 1 राइबोज शुगर यहाँ पे है और 1 एडेनिन है। बाकी NH2 N ये OH, उसके बाद H, OS, CH2 वगैरह, P वगैरह सब कहाँ पे जुड़े हैं ये आपको मैनेज करके अपने अकॉर्डिंग इसको याद करना है कि आपको कैसे याद हो रहा है, ठीक है। बाकी इसमें देखो 3 पार्ट होते हैं। इसका इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, एक न्यूक्लियोटाइड बेस होता है, दूसरा पार्ट राइबोज शुगर, तीसरा पार्ट फास्फेट ग्रुप, जिसमें 3 यूनिट होती हैं हमारी। और न्यूक्लियोटाइड बेस में हमारा एडेनिन होता है, बाकी राइबोज शुगर तो अकेला ही होता है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी का डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आप सब हमारे साथ पहली बार जुड़े हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड ये जो वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। फ्री में यहाँ पे नोट्स वगैरह, लेक्चर वगैरह सारी चीजें डेली का डेली आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और मिलता भी चला आया है। पिछला आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो देखेंगे लगातार मैं वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ। अब एटीपी, अब देखो यहाँ पे क्या है, द एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम एटीपी थ्रू ब्रेकेज ऑफ फास्फोएनहाइड्राइड या फास्फेट बॉन्ड बाय हाइड्रोलिसिस। अब आपको मैं बता दिया कि एटीपी क्या है, करेंसी है एनर्जी की, लेकिन अब एटीपी से एनर्जी कैसे निकलती है अब हम उसको बताएंगे। हमारा ऊपर सभी को पता था कि ये जो एटीपी हमारा क्या है, 3 फास्फेट ग्रुप होते हैं और ये फास्फेट बॉन्ड से भी जुड़े होते हैं, ठीक है। अब यही फास्फेट बॉन्ड का ही सब देखो खेल या किया गया सब यहाँ पे होता है। फास्फोएनहाइड्राइड या फास्फेट बॉन्ड जब ये हाइड्रोलिसिस के अंडर में जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। मींस क्या है, जब एटीपी जो होता है वह वाटर से रिएक्शन करता है तो एडीपी एंड पीआई प्लस 7.3 कैलोरी एनर्जी निकाल देता है। अब यहाँ पे एडेनोसिन ट्राईफास्फेट था, जब ये वाटर के प्रेजेंट में ब्रेक डाउन हुआ तो ये एडेनोसिन डाईफास्फेट में कन्वर्ट हो गया, ट्राई से डाई में ये कन्वर्ट हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे फास्फेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाहर हुए और 7.3 कैलोरी एनर्जी यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके बाद ये जो डाई मतलब एडेनोसिन डाईफास्फेट फिर H2O के प्रेजेंट में ये ब्रेक डाउन हुआ तो AMP मिला, मतलब एडेनोसिन मोनोफास्फेट मिला, ठीक है, सिंगल मिल गया। उसके बाद फिर ये जो फास्फेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो बाहर गए, 7.3 कैलोरी एनर्जी हमें फिर मिली। उसके बाद एडेनोसिन जो मोनोफास्फेट थे वो फिर पानी के प्रेजेंट में ब्रेक डाउन होंगे तो उसके बाद एडेनोसिन अकेले हो जाएंगे, प्लस फास्फेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेगा, प्लस एनर्जी, सारी चीज हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह हमारे जो एटीपी होते हैं हमारे बॉडी के लिए एनर्जी का काम करते हैं, इसीलिए इनको क्या है, करेंसी भी बोला जाता है। जैसे मान लो किसी के पास 2000 की नोट है तो वो 2000 की नोट को तोड़ेगा 4, 5, 500 में तोड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ये भी तोड़ते हमारे जो थे एटीपी साहब, ठीक है। अब बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें हम लोग एटीपी का, यह भी आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है कि भाई बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी आपको पढ़ के जाना है, एग्जाम में आएगा या आपको अपने नोट्स में लिखना है, तो अब ये भी आप लोग देख लो। एटीपी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ऑलरेडी आप सभी को पता हो गया क्योंकि अब हम लोग फर्स्ट यूनिट के लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, तो इतना तो पता हो गया होगा कि एटीपी हमारा जो है एनर्जी का मेन सोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद मसल्स नीड एटीपी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। एचएपी में आप लोग ने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जरूर पढ़े होंगे एचएपी फर्स्ट में ही, तो वहां पे एटीपी का भी यूज होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स में, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। उसके बाद सेल्स यूज एटीपी टू मूव थिंग्स इन एंड आउट लाइक न्यूट्रिएंट्स एंड आयन। अब देखो क्या है, सेल के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आती हैं फिर सेल से बाहर जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन में आप लोग फिर एचएपी फर्स्ट में जरूर पढ़े होंगे ना कि कुछ चीजें क्या सेल के अंदर आती हैं, कुछ चीजें बाहर जाती हैं, जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स आयन वगैरह होते हैं ना, अंदर बाहर ये होते रहते हैं, वहां पर भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वह एनर्जी वो एटीपी के फॉर्म में ही लगती है वहां पे। न्यूरॉन्स यूज एटीपी टू सेंड मैसेज थ्रू द बॉडी, न्यूरॉन्स भी एटीपी का यूज करते हैं मैसेज को सेंड करने के लिए ओवरऑल बॉडी में। एटीपी इज नीडेड इन मिटोसिस एंड मियोसिस। अब देखो सेल डिवीजन में भी एटीपी का यूज होता है, जैसे कि सेल डिवीजन में हमारा होता था मिटोसिस और मियोसिस, वहां पर भी एटीपी का यूज होता है। और बिल्ड्स प्रोटीन बनाने में, डीएनए बनाने में, आरएनए बनाने में भी एटीपी का यूज होता है। अब नेक्स्ट की बात करें तो CAMP मींस क्या है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट की बात करें तो इसको हम लोग सेकंड मैसेंजर भी बोलते हैं। इट इज अ मैसेंजर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इट हेल्प्स कैरी सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू द इनसाइड, और यह क्या है, सिग्नल को कैरी करने का काम करते हैं। सेल के अंदर का सिग्नल मतलब बाहर ले जाएंगे और बाहर का सिग्नल अंदर लेके आएंगे, ये हमारा काम करते हैं CAMP, जिसको हम लोग सेकंड मैसेंजर भी बोलते
है। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, जैसे आप एटीपी का स्ट्रक्चर याद किए थे कई बार अपने कॉपी बना बना के, उसी अकॉर्डिंग इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे एक एडेनिन जुड़ा होता है, राइबोस शुगर जुड़ा होता है, मोनोफॉस्फेट का ग्रुप इधर जुड़ा होता है। 3-4 बार आप लोग बनाएगा, बाकी ये फिगर बिल्कुल आसान, आपको याद भी हो जाएगा। ओके, अब देखो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की हम इसमें बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि ये सेकंड मैसेंजर है और ये एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे और एनर्जी के प्रोडक्शन में हमें हेल्प करेंगे। देन जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे और हमारे हार्ट रेट और मसल कंट्रैक्शन को ये कंट्रोल करेंगे और नर्वस सिस्टम में भी अपना ये रोल प्ले करेंगे। इतना क्या है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। बाकी आपको अगर ओवरऑल टोटल नोट्स डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप तुरंत ज्वाइन करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और वहीं से आप लोग फ्री में इजी लैंग्वेज में आप नोट्स भी हैंड रिटन डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यहीं पे हमारा जो है यूनिट नंबर फर्स्ट ये कंप्लीट होता है। अगर आप सब हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। बाकी मैं नेक्स्ट जल्द ही आपको लोग सेकंड यूनिट भी लेके आऊंगा, ठीक है। लगातार मैं वीडियो मतलब अपलोड ही करता रहता हूँ, जल्द ही मैं सेकंड यूनिट भी लेके आऊंगा। नोट्स वगैरह सारी प्रिपेयर हो गई है, केवल वीडियो ही अपलोड करना है। ओके फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक फ्रेंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।